तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि सपोज करो एक ग्राउंड है, मैंने एक पार्टिकल को जिसका मास m है स्पीड u एंगल थीटा से प्रोजेक्ट कर दिया। तो ये पार्टिकल ऐसे भागते हुए ग्राउंड पे गिरेगा, तो ये दूरी रेंज के बराबर आएगी, ये मैक्सिमम हाइट है। अब क्या हुआ कि सपोज करो ये पार्टिकल्स एक एक्सप्लोजिव है, ये जैसे ऊपर को जा रहा है किसी भी पार्ट पे दो पार्ट में ब्रेक कर गया, या 3 पार्ट में या n पार्ट में ब्रेक कर गया। सपोज करो पार्टिकल यहाँ पे आने के बाद n पार्ट में ब्रेक कर गया, मैक्सिमम हाइट पे या यहाँ पे मान लो n पार्ट में ब्रेक कर गया, यहीं पे n पार्ट में ब्रेक कर गया। तो इसके कई सेगमेंट बन सकते हैं। एक सेगमेंट हो सकता है कि ऐसे भागे, एक सेगमेंट हो सकता है कि ऐसे भागे, एक सेगमेंट सपोज करो ऐसे भागे। ऐसे कई पार्ट में मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ऐसे कर गया, ऐसे बहुत सारे पार्ट में ब्रेक कर गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिस्टम बनाऊं, सिस्टम कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद, अगर जब तक ये सारे पार्टिकल ग्राउंड पे नहीं टकराए, बिफोर एनी पार्टिकल, सभी नहीं, जब तक सारे पार्टिकल एयर में है तब तक की बात कर रहा हूं। एक बार इसको प्रोजेक्ट कर दिया तो ये पार्टिकल हवा में है, प्रोजेक्ट करने के बाद ये एयर में चला गया, उसके बाद n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ब्रेक करने के बाद सब हवा में है। तो मैं कह रहा हूं, एक लाइन लिख रहा हूं, बिफोर हम लोग बात कर रहे हैं व्हेन ऑल पार्टिकल्स आर इन एयर, जब सारे पार्टिकल एयर में है तब तक की बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट फुल है, ऑल पार्टिकल्स। तो अगर मैं मोशन की बात करूं कि प्रोजेक्टाइल का यहां पे प्रोजेक्शन हुआ t बराबर 0 से लेके t बराबर t0 टाइम तक, जब तक t0 वो टाइम है जब तक कि सारे पार्टिकल एयर में, अभी कोई भी पार्टिकल ग्राउंड टच नहीं किया। हो सकता है कि एक का टाइम फ्लाइट कम हो, एक का ज्यादा टाइम फ्लाइट हो सकता है। तो जब तक सारे के सारे हवा में तब तक की बात कर रहा हूं, यानी कोई एक टकरा गया उसके बाद अभी कुछ हवा में है ना, ये बात नहीं कर रहा हूं। जब तक कि सारे के सारे पार्टिकल कहां पे हैं, एयर में, मैं तब की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए ठीक है, इस इंटरवल की बात कर रहा हूं। अगर मैं पूछूं कि इन सारे पार्टिकल को अगर मैं एक सिस्टम में ले लूं, तो एक्सप्लोजन के पहले जो फोर्स लग रहा था नेट फोर्स mg था, और एक्सप्लोजन के बाद भी सिस्टम पे नेट फोर्स टोटल mg है और वर्टिकली डाउनवर्ड है। दूसरी चीज, एक्सप्लोजन के ड्यूरिंग इसने इस पे फोर्स लगाया होगा, इसने इस पे लगाया होगा, इसने इस पे लगाया होगा, तो हर पार्टिकल ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया होगा और एक्सप्लोड हो गया होगा। तो अंदर एनर्जी है, एक्सप्लोड कैसे होगा? मान लो इसको इधर जाना, इस पे इधर जाना, पहले साथ जा रहे थे, तो क्या होगा, अंदर जो एक्सप्लोजिव उसने क्या किया, इस पार्टिकल पे इधर फोर्स लगाया और इस पे इधर लगाया, वो अलग नहीं है, ये खुद ही एक्सप्लोजिव एक तरह से देखो तो इसमें क्या होगा, मान लो 2 पार्ट में ब्रेक करना है, तो क्या होगा कि ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा। जब उस बीच के टाइम पे जब एक्सप्लोजन हो रहा है उस टाइम पे इस वाले ने इस पे इधर लगाया, इस वाले ने इस पे इधर लगाया, तो ऐसे भाग रहा था ऐसे, फिर पहले साथ में फिर ब्रेक। तो इसने इस पे जो फोर्स लगाया इसने भी उतना ही लगाया, तो एक्सप्लोजन के ड्यूरिंग भी नेट फोर्स सिस्टम पे 0 है, इस दोनों के सिस्टम पे, क्योंकि जितना इसने इस पे ऊपर लगाया इसने भी उतना इस पे नीचे लगाया, तो नेट फोर्स इज 0 सिस्टम पे। ठीक है, अब देखिए, तो चूंकि सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, सिर्फ mg ही फोर्स है और कोई फोर्स नहीं है, मतलब इंटरनल फोर्सेस का सम 0 है, जितना एक दूसरे पे लगा रहा है वो फोर्स का सम 0 है।
नेट फोर्स तो बस सिर्फ mg है, सिर्फ mg है। इसका मतलब कि ये एक्सप्लोजन हो या ना हो, नेट फोर्स तो हमेशा mg है। मतलब यहाँ पे भी नेट फोर्स टोटल का मास इसका m1g, m2g, m3g, m4g सब मिला के mg बनेगा। और इस पार्टिकल का भी तो मास वही है, कैपिटल मास मान लो कैपिटल mg। कहीं भी रहेंगे पार्टिकल, जब तक हवा पे सिस्टम पे नेट फोर्स कैपिटल mg होगा। तो अगर मैं पूछूं कि सिस्टम पे टोटल फोर्स कैपिटल mg है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताइए। मैं बता चुका हूं ना, कैपिटल MACM बराबर एफ नेट। एफ नेट किस बराबर है, कैपिटल mg। तो यहां से ACM क्या आ गया, g डाउनवर्ड। इसका मतलब चाहे जो भी हो जाए, एक्सप्लोजन हो या ना हो, एक्सप्लोजन हो या ना हो, इसके सिस्टम पे नेट फोर्स mg है तो एक्सेलरेशन g होगा। किसका, वो भी सेंटर ऑफ मास का। तो whatever explosion occur or not occur, the acceleration of center of mass will always g। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक्सप्लोजन नहीं हुआ होता तो सेंटर ऑफ मास एक्सप्लोजन के पहले जिस पाथ पे चल रहा था, ठीक है, एक्सप्लोजन होने से सेंटर ऑफ मास पे असर नहीं पड़ेगा, वो उसी पाथ पे चलता रहेगा जिस पाथ पे एक्सप्लोजन नहीं होता तब चलता। तो देखो, एक अगर सिंगल पॉइंट मास है तो इसका सेंटर मास कहाँ होगा, यही होगा। एक ही सिंगल पॉइंट मास है, कि पूछे कि उसका सेंटर मास कहाँ पे है, तो आप क्या कहोगे, वहीं पे। एक ही पॉइंट है तो वहीं पे होगा। और एक्सप्लोजन हो गया तो अलग अलग हो गया, तो उनका सेंटर मास जहां पे भी आएगा, ठीक है, वो उसी पाथ पे चलता जिस पाथ पे एक्सप्लोजन नहीं होता तभी भी चलता। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन बदला नहीं ना जी, वो तो वही रह गया। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि एक्सप्लोजन होने न होने से नेट फोर्स पर असर नहीं पड़ रहा, अंडरलाइन, नेट फोर्स पर असर नहीं पड़ रहा। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स तो बस mg है, और जो बाकी फोर्सेज आ रहे हैं एक्सप्लोजन की वजह से वो क्या है, इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल का सम हमेशा जीरो होता है। तो किसी भी सिस्टम पे अगर मैं पूछूं कि नेट फोर्स कितना होगा इस सिस्टम पे, तुम क्या कहोगे, एक ग्राउंड का फोर्स जो mg है सिस्टम पे, वो क्या होगा, m1g प्लस m2g प्लस m3g सब जोड़ दो तो क्या आएगा, टोटल m इंटू जी आएगा। और दूसरा क्या आएगा, इंटरनल फोर्स। लेकिन इंटरनल फोर्स का सम जीरो है ना, एक्सप्लोजन में इंटरनल फोर्सेज आते हैं, उनका सम जीरो होता है। अगर मेरे पेट में बम है, फट गया, तो नीचे के पार्ट ने ऊपर फोर्स लगाया, ऊपर पार्ट ने नीचे लगाया, तो सिस्टम में नेट फोर्स क्या है, जीरो। दैट इज इंटरनल फोर्स, सम जीरो। इसका और नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो ACM की वैल्यू क्या आ गई, जी आ गई। यही मतलब कुल मिला के मैं एक ही बात तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सप्लोजन होने या न होने का सेंटर ऑफ मास पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। वो नहीं होता एक्सप्लोजन तभी भी उसी पाथ पे जाता जिस पाथ पे एक्सप्लोजन होने के बाद जा रहा है, बस। तो यहां पे कुछ स्टेटमेंट है जो आपको नोट करने हैं। पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास इज अनअफेक्टेड by explosion. Path of center of mass is unaffected by explosion. Explosion का असर सेंटर ऑफ मास के पाथ पे नहीं पड़ने वाला, ठीक है। द फर्स्ट थिंग्स। सेकेंड, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे असर नहीं पड़ने वाला है, इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्टाइल का पाथ एक्सप्लोजन के नहीं होता तभी भी वही होता उसके सेंटर ऑफ मास का जो पहले था। मतलब एक्सप्लोजन हो या ना हो, सेंटर ऑफ मास का पाथ एग्जैक्टली वही रहेगा, वही है। पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास इज अनइफेक्टेड बाय एक्सप्लोजन, ठीक है। और कब तक, जब तक ये सारे पार्टिकल हवा में होंगे। सेकेंड, देखना थोड़ा सा ध्यान से। सपोज करो एक स्पेशल केस, मतलब एक जनरल केस बताने जा रहा हूं, स्पेशल केस है। मान लो ये पार्टिकल टॉप पे आया, यहाँ पे टॉप पे आ रहा है, और एक्सप्लोजन टॉप पे हो, एक्सप्लोजन टॉप पे हो। एक चीज बताओ, ये रेंज तो वही रहेगा सेंटर ऑफ मास का, तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकता हूँ उसको बताने से पहले कि सेंटर ऑफ मास का जो रेंज बनेगा वो बनेगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ये सेंटर ऑफ मास का रेंज बनेगा। मैक्सिमम हाइट सेंटर ऑफ मास का एग्जैक्टली वही बनेगा, u स्क्वायर
अभी इस पे सोचना पड़ेगा। देखो 1 सेकेंड। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तो बता रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास का रेंज इतना आएगा, मैक्सिमम हाइट इतना आएगा और टाइम ऑफ फ्लाइट इतना आएगा। बट इसको लगाने के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अनुसार ये है कि सारे पार्टिकल एयर में थे, सारे पार्टिकल्स एयर में थे। कितने टाइम तक? इतने टाइम तक। ये पूरा पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अच्छा ये तो ठीक है कि पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास इज अनइफेक्टेड बाई एक्सप्लोजन, ये पहला केस था। ये सेकेंड केस है। सेकेंड केस है कि सेंटर ऑफ मास का रेंज, ये रेंज इतना ही आएगा, मैक्सिमम हाइट जो सेंटर ऑफ मास का बनेगा ये वाला यही रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां तक जाने का एग्जैक्टली यही रहेगा। बट ये तब रहेगा जब सारे के सारे पार्टिकल्स इतने टाइम ऑफ फ्लाइट तक हवा में रहे। मतलब कायदे देखो कि हर पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होना चाहिए, ये स्पेशल केस है। तो कब सेम होगा? और वो भी इसके बराबर आना चाहिए, 2u sin थीटा बाई जी के बराबर आना चाहिए। इतने टाइम में सारे के सारे पार्टिकल धरती से टकरा भी जाए, ये नहीं कुछ हवा में अभी उड़ ही रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये फॉर्मूला तुम तभी लगा सकते हो जब, बताता हूं कब, जब एक्सप्लोजन मैक्सिमम हाइट पे हो या कहीं भी हो, बट ऐसा होना चाहिए कि इतने टाइम ऑफ फ्लाइट में सारे के सारे पार्टिकल एक ही साथ एयर में टकराए, मतलब ग्राउंड से टकराए। तो मैं बोल सकता हूं इसके लिए, मैं केस लिख रहा हूं यहाँ पे, when all particle strike with ground simultaneously, particles strike with ground simultaneously in t बराबर 2u sin थीटा बाई जी। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जानना, जब सारे सारे पार्टिकल एक साथ इतने टाइम में धरती से टकराएंगे तभी जाके तुम इस कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, अदरवाइज इस कॉन्सेप्ट को नहीं लगा सकते हो। गॉट इट? ओके, अब देखो सेकेंड, अब देखो तो ये वाला फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब एक चीज और बता रहा हूं आपको, अब एक स्पेशल केस और है कि कब सारे सारे पार्टिकल एक साथ ग्राउंड पे टकराएंगे। हालांकि बहुत सारे केसेस हो सकती हैं, लेकिन उसमें एक और पर्टिकुलर केस में है जिसमें ऐसा हो सकता है। एक पर्टिकुलर केस है, ठीक है, ये तो मोस्ट जनरल केस है, इसका ये सबसेट है और इसका भी एक सबसेट बता रहा हूं, तीसरा सबसेट। मान लो सारे पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे एक्सप्लोड किए, और एक्सप्लोड किए तो इस तरीके से हुए कि हर पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी अभी भी जीरो है। एक्सप्लोजन हॉरिजॉन्टल प्लेन में हुआ, हॉरिजॉन्टल प्लेन में पार्टिकल ऐसे आया, एक्सप्लोड मारा यहाँ पे, तो एक फ्रेगमेंट ऐसे गया, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया। अगर 10-12 फ्रेगमेंट भी हुआ तो इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होना चाहिए मोशन, ऐसे 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 ऐसे। अगर हर पार्टिकल का वर्टिकल वेलोसिटी सेम है तो यहां से यहां तक आने का टाइम तो सबके लिए सेम था, एक्सप्लोजन हुआ नहीं था। और यहां पे एक्सप्लोजन अकर करे और हर पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में भागे तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गया ना। अगर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट एक बार फिर सेम आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम हाइट पे जा रहा तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी, तो टाइम क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक आने का, u sin थीटा बाई जीरो। और जब एक्सप्लोजन हुआ तो पार्टिकल उसी प्लेन में भागे, उसी प्लेन में ऐसे, तो एक इधर गिरेगा, 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 क्या फर्क पड़ता है? टाइम ऑफ फ्लाइट तो वाई डायरेक्शन से आएगा, तो वाई में तो सबकी वेलोसिटी बराबर है और हाइट सबने सेम तय किया, हाइट सबने सेम तय किया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g से सबके लिए सेम आ गया। मतलब ये कॉन्सेप्ट मैं लगा सकता हूँ कब, इफ जनरल केस है, if explosion occur at maximum height, is explosion occur at maximum height and all particle start underline start moving in horizontal plane, means हर पार्टिकल की
वी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या आना चाहिए, 0। देन इस केस में आप कह सकते हैं कि सबका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इतना होगा। देन यू कैन से दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज दिस वन। और आप इस केस को भी लगा सकते हो कि आरसीएम इतना, एच इतना, ये इतना, इधर, क्योंकि ये वाला पार्ट इसका सबसेट है। तो मैं कुल मिला के आपको ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चन, चाहे मेंस का एडवांस का, इसी पे बेस होकर पूछा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन कहता है एक्सप्लोजन हुआ, सारे पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में भागे हैं, तो बताइए कि दूसरा पार्टिकल कहाँ गया, तीसरा कहाँ गया। वो इसीलिए था कि आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकें। ठीक है, ओके। इसके अंदर एक और पॉइंट मैं बता देता हूं, देखिए। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर एक्सप्लोजन मैक्सिमम हाइट पे हो और सारे पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में भागेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा सबका इतना आएगा। मतलब इस केस में आप इसे लगा सकते हो, क्योंकि जब सारे पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे एक्सप्लोर करेंगे तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी सबकी 0 हो जाएगी, क्योंकि उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इंपॉर्टेंट वर्ड है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ओके। एक और चीज, सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, आप चाहो तो इससे निकाल सकते हो। m1 पार्टिकल 1 का डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर प्लस m2 r2 का डिस्प्लेसमेंट प्लस m3 पार्टिकल r3 का डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल मास। आप इसे यूज कर सकते हो। एंड तीसरा x वाला भी, cm बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाई टोटल मास। और y वाला भी, ycm बराबर m1 y1 प्लस m2 y2, आप उसका यूज कर सकते हो। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि ये ग्राउंड है, इसको x एक्सिस मान लिया, इसको y एक्सिस मान लिया। एक पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया है 10√2 मीटर पर सेकंड से एट एंगल 45 डिग्री पे। जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है, एट मैक्सिमम हाइट पार्टिकल एक्सप्लोड इन 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m/3 m/2 m/6। मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद ये जो पार्टिकल है 3 पार्ट में ब्रेक करता है, मास m/3 m/2 m/6। इफ लाइटर गेन 0 वेलोसिटी, लाइटर मतलब m/6 की वेलोसिटी जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोज करने के तुरंत बाद 0 हो जाता है। जैसे 0 का इस वेलोसिटी तो यही पे ड्रॉप कर जाएगा, तो ये m/6 यहाँ पे गिर जाएगा, लाइटर्स सबसे हल्का वाला मास। एंड m/3 रीचेस एट इनिशियल पोजिशंस, और जो ये है m/3 वाला वो यहां पे आ गया, m/3 वाला ये तो यहीं पे आ गया m/6 वाला, और ये वाला यहां पे आ गया, वापिस यहीं पे आ गया। और ये कितने का है मास का, m/3 मास का। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ m/2 फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो जो m/2 वाला मास है वो और इधर आ गया एक्सप्लोड करने के बाद। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जहां गिरा है इसका इस पोजीशन से दूरी बताइए। देख यही पार्टिकल है, ये टॉप पे जा रहा है, टॉप पे जाने के बाद 3 पार्ट में एक्सप्लोड कर रहा है, 1 2 3। बीच वाला पार्ट जो हल्के मास का था उसकी वेलोसिटी इमीडिएटली 0 हो जा रही है, अंडरलाइन है, इमीडिएटली 0 हो जा रही है, तो यहीं गिर जाएगा। ये वाली वेलोसिटी इधर गेन कर लिया और ये वाला इधर गेन कर लिया, तो ये वापिस यहीं पे आ गया। तो ये पूछ रहा है कितना दूरी पे जाके गिरेगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। तो देखो अब उस कॉन्सेप्ट को लगाना है, इसको लगाना है, तो देखना पड़ेगा कि क्या सबका टाइम ऑफ फ्लाइट यही है या एक ही साथ गिरे हैं ग्राउंड पे। तो हाँ, एक ही साथ कैसे गिरे ग्राउंड पे, देखना इसका हाइट h है, ये सब टाइम ऑफ फ्लाइट y डायरेक्शन से आएगा। y डायरेक्शन की वेलोसिटी इस पार्टिकल का चेक करते हैं, m/6 वाले का y डायरेक्शन की वेलोसिटी, इट इज 0। क्यों 0 है भाई, वेलोसिटी 0 हो गई तो चाहे x का हो चाहे y का, दोनों 0 है, तो y का भी 0 आएगा। अब इसकी बात करेंगे, इस पार्टिकल का। ये पार्टिकल वापिस यहीं पे आया ना, इसका मतलब पार्टिकल ने उस पाथ को रिट्रेस कर दिया, तभी तो वहीं पे आया। तो रिट्रेस कब करेगा, जब वो उसी पाथ से भागेगा। मतलब जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे गया है तो y की वेलोसिटी 0 है, और जब उसी पाथ को ट्रेस करेगा वापिस
तो फिर ऐसे ट्रेस करेगा ना, इसके पैरेलल ट्रेस करेगा, जब पैरेलल ट्रेस करेगा तो फिर y की वेलोसिटी 0 होगी, तभी तो ऐसे आया। मतलब इसकी भी y की वेलोसिटी 0 है, मान लो पार्टिकल 2 है, इसकी भी y की वेलोसिटी 0 हो गई, और इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे एक्सप्लोजन हुआ है, और ये ऐसे भागेगा तो ये ऐसे भागेगा, इसके पास वायु वेलोसिटी नहीं है। और तुम इसको ऐसे देख सकते हो, मोमेंटम कंजर्वेशन के सहायता से ये चेक कर सकते हो। ये वाला तो कंफर्म है कि सब 0 हो गया, इसका वाली कंफर्म है, जब ऐसे आया तो इसका भी वाई 0, बट इसका मुझे नहीं पता। मैंने कहा एक काम करता है, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लो इसका। मान लो v3y नॉट 0 है, तो मान लो v3y है। अब लिखो मोमेंटम कंजर्वेशन y डायरेक्शन में, एक्सप्लोजन के टाइम पे जो y में नेट फोर्स है वो 0 है। अच्छा, mg को तुम मानना, अभी मैं पढ़ाऊंगा बाद में, mg हो चाहे स्प्रिंग फोर्स होते हैं, उनका इफेक्ट तो अभी के लिए बता रहा हूं। y के डायरेक्शन में मास, तो मान लो इसकी वेलोसिटी v3y है, और अभी के लिए y डायरेक्शन में मोमेंटम में कंजर्वेशन लगा रहा हूँ, इसलिए कि अब तुम इससे मत घबराना कि mg सर y में है तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लगा रहे हो। अभी कोलिजन में समझा दूंगा कि जो फाइनाइट फोर्सेज होते हैं, जैसे mg है, स्प्रिंग है, उससे जो मोमेंटम होता है वो बहुत कम टाइम में चेंज, अगर dt इंटरवल एक्सप्लोजन का टाइम है तो उसमें मोमेंटम चेंज नहीं होता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं होता है, तो इसलिए कंजर्वेशन लगाते हैं। अभी के लिए एक्सेप्ट करो, कोलिजन में बता दूंगा। तो y डायरेक्शन में जब मैक्सिमम हाइट पार्टिकल पहुंचा है तो y डायरेक्शन में सबका वेलोसिटी 0 होगा, पहुंचने से पहले y वेलोसिटी पूरा हॉरिजॉन्टल में है, तो y वेलोसिटी 0 हो गई, इज इक्वल टू y डायरेक्शन में इसका मोमेंटम कितना आएगा, y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 तो y में मोमेंटम 0। अब ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मोमेंटम 0 क्योंकि वेलोसिटी 0 है, इस पार्टिकल जो पार्टिकल वापस गया है इसका y में वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम 0, y में लिख रहा हूं। और इस पार्टिकल का मास इंटू v3y कर दो, तो चूंकि इधर 0 है तो v3y क्या आ गया 0। इससे मैंने प्रूफ कर लिया कि वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो बस मैंने ये तुमसे बताया कि सारे पार्टिकल 3 पार्ट में ब्रेक हुआ ना, तो जितने टाइम में यहाँ पाएगा उतने टाइम ये भी यहाँ पाएगा, उतने टाइम ये भी यहाँ पाएगा। क्यों? क्योंकि y में वेलोसिटी किसी के पास नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आप उस कॉन्सेप्ट लगा सकते हो जो अभी मैंने प्रीवियसली पढ़ाया था, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। तो सेंटर ऑफ मास, और सारे पार्टिकल इसी एक्स डायरेक्शन में गिरे, एक्स डायरेक्शन में, ये ऐसे एक्सप्लोड हुआ, ब्रेक किया, यहीं गिर गया, ये वापस ये ऐसे। तो आरसीएम कितना आएगा, तो यू स्क्वायर 10√2 का होल स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। इससे वैल्यू क्या आ गई, ये आएगी 100 to 200 बाई 10 टेस्ट 100, इतनी आ गई। अब तुम क्या करो, ये 20 मीटर है तो ये कितना होगा 10 मीटर, और ये भी कितना होगा 10 मीटर। ये मान लो ये पार्टिकल यहाँ से x दूरी पे गिरा है, x दूरी पे गिरा है यहाँ से, तो लिखेंगे RCM इज इक्वल टू m1 x1, इसका मास m/3 है तो m/3, और इसका x स्क्वायर क्या है, ओरिजिन पे तो गिरा है फाइनली तो 0, प्लस इसका मास क्या है m/6, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, ये वाली दूरी 10 मीटर है ना, क्या लिखेंगे 10 मीटर, प्लस इसका मास कितना है, ये वाला मास कौन था m/2 है, तो आप लिखेंगे m/2 इंटू कितनी दूरी है इसकी x, लिख लो x, एंड डिवाइड बाई टोटल मास। अगर सबको जोड़ दोगे इस मास को तो क्या आ जाएगा m आ जाएगा, m/3 प्लस m/6 प्लस m/2। अब इधर भेजोगे तो m से m कट जाएगा यहाँ से, ये तो x है ना। अब देखो कितना आएगा, ये बनेगा 20 इज इक्वल टू, ये तो 0 बनेगा, ये बनेगा 10/6 टेस्ट 5/3, और ये क्या आएगा x/2, तो इसको इधर भेज दो तो बनेगा 60 में से 5 घटा दो, टेस्ट 55/3 x/2, यहाँ से x कितना आएगा 110/3 मीटर, दिस वन इज आंसर। ठीक है, ओके, तो ये आ गया। इसके बाद आप समझ सकते हो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन कि मैक्सिमम हाइट पे एक्सप्लोड होगा
और सारे पार्टिकल उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में भागे हैं, एक साथ गिरेंगे धरती पे, तो आइदर टेक द हेल्प ऑफ दिस आरसीएम निकालो, आरसीएम m1x1 प्लस m2 x2 से x1 निकाल लो, और y वाला m2 y1 प्लस m1 y1 प्लस m2 y2 के हेल्प से निकाल लो, या सीधे वेक्टर वाला लगा लो ये वाला, उससे भी आंसर सेम आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को 10√2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दिया, मैक्सिमम हाइट पे 3 पार्ट में एक्सप्लोड किया, m/2 m/3 m/6। If explosion occur at maximum height and all particle reaches at ground simultaneously, then find distance of m/6 from origin। अच्छा ये जो simultaneously है ना, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। simultaneously and all are moving in horizontal plane, ये मेंशन है simultaneously and all are start moving in horizontal plane, ये मेंशन है, लिख लेना अलग से, horizontal plane, all are start moving in horizontal plane, then find distance of m/6 from origin। m/6 का origin से दूरी बताइए, जबकि m/3 का कोऑर्डिनेट इतना है, m/2 जो गिरा हुआ है ग्राउंड पे उसका कोऑर्डिनेट इतना है। तो मैंने कहा क्या कि चूंकि सारे पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे एक्सप्लोड किए हैं और सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में भागे हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g आएगा। इसका मतलब आप उस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। क्या लिखोगे, आरसीएम निकालोगे तो u² 10√2, अभी तो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, sin 45 डिग्री डिवाइड बाई g, इससे वैल्यू क्या आएगी 20 मीटर। तो ये तो xy प्लेन में प्रोजेक्शन हुआ था, तो इसका वेक्टर क्या बनेगा 20i कैप। तो लिखो 20i कैप इज इक्वल टू आरसीएम बराबर m1 r1, m1 इसको लिख लो, m2 को, m2 इंटू इसका वेक्टर क्या बनेगा, m2 का वेक्टर 6i कैप प्लस 5k कैप, प्लस इसका मास क्या है m/3, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 5i कैप प्लस 10k कैप, प्लस इसका मास क्या है m/6 इंटू आर वेक्टर्स डिवाइडेड टोटल मास m। कुछ नहीं करना, अब m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, आर वेक्टर आ जाएगा, जो आर वेक्टर आएगा वही क्या होगा आपका आंसर होगा। कोई पूछे मैग्नीट्यूड बताइए, तो आई कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पढ़े तो थे आरसीएम का वेक्टर निकालने के बाद उसको मास, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूले में लगा देना, आंसर दे देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करता है। ओके, तो इसके नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले क्लास में करेंगे।